हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हाँ, चलिए तो उसी में हम भी आपका थोड़ा सा सहयोग करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि अक्सर बच्चों के लिए एक कह सकते हैं एक डिफ़िकल्ट टास्क के रूप में होता है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो उसका सिनारियो है वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक। और उन कॉन्सेप्चुअल सिनारियो को हम लोग न्यूमेरिकल फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं न्यूमेरिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को कैसे हम समझते हैं, कैसे हम अपनी डे टू डे चीज़ की घटनाओं को समझते हैं। वास्तव में आपका जो ये इकोनॉमिक्स का सिनारियो है, ये जो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है वो डिपेंड इस पर करता है कि हम लोग अपने जो इकोनॉमिक सराउंडिंग्स है उससे कितना परिचित है। इकोनॉमिक सराउंडिंग का मतलब हमारे आसपास घटने वाली जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, हम क्या, सबसे ज़रूरी चीज़ तो हमें अपने आप को समझना है कि कंज्यूमर्स होता क्या, हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि हम क्या हैं, ठीक है। तो हम तो कंज्यूमर्स हैं ना, तो हमारी इच्छाएं भी कुछ होंगी। हम मार्केट जाते हैं, मार्केट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, मार्केट परचेजिंग का काम, सेलिंग का काम, बहुत सी गतिविधियाँ हम लोग करते हैं। बट वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी डू एंड व्हाट कैन नॉट बी डू, ठीक है। साथ साथ और हम ये देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। तो हमें और इसकी जानकारी हमें होगी कैसे? होगी तो तभी ना जब हमें पता होगा कि ये मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती क्या हैं और हम क्या हैं। अगर हमें पता है कि हम कंज्यूमर्स हैं तो निश्चित रूप से हम अपने प्रति अवेयर होंगे, ठीक। सरकार कंज्यूमर्स के लिए जो काम करती है उसके लिए हम अवेयर होंगे, ठीक। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हमारे लिए काम कर रही हैं, हमारे लिए पूरा रिसर्च कर चल रही हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमारे दिमाग को हमारा साइको टेस्ट कर ले रही हूँ अपने प्रोडक्ट के जरिए, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम बैकग्राउंड में ना जाते हुए चलिए आइए हम लोग अपने महत्वपूर्ण चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, जैसा कि चैप्टर से ही क्लियर है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, इसमें हम किसके बारे में समझेंगे? ऑल द थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, बट द कंज्यूमर्स बिहेवियर डिपेंड ऑन विच थिंग्स। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो चलिए उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ एक निगाह डालते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर बिहेवियर किस पर आश्रित है, किस पर डिपेंड है। तो कंज्यूमर बिहेवियर मतलब हम लोगों का अपना मार्केट के प्रति व्यवहार, किसी प्रोडक्ट के प्रति हमारा व्यवहार, ठीक, वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है चॉइस पर। वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है चॉइस पर। तो कंज्यूमर्स बिहेवियर बेसिकली किस पर डिपेंड है? कंज्यूमर चॉइस पर, ठीक। अब कंज्यूमर्स चॉइस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इनकम टू एक्सपेंड एंड डिफरेंट गुड्स पर। किस पर? ध्यान रखिएगा, इनकम टू एक्सपेंड और डिफरेंट गुड्स, ठीक। अब इनकम टू एक्सपेंड मतलब हम कितना खर्च कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास कितनी आय है, हम कितना खर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज डिफरेंट गुड्स, और किन किन चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं। भाई सीधी सीधी बात है कि ओनली अ सिंगल पर्सन कैन नॉट अफोर्ड ऑल द थिंग्स विच अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब एक सिंगल पर्सन मार्केट में अवेलेबल सभी चीज़ों को वो अफोर्ड तो नहीं कर सकता, उसको परचेज तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे पास कितनी इनकम है, हम कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, और साथ साथ हम किन किन चीज़ों पर एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद अब डिफरेंट गुड्स कैसी होनी चाहिए? वो डिफरेंट गुड्स क्या है? वो हमारी विलिंग पर इच्छा करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो डिफरेंट गुड्स है वो किस पर डिपेंड है? वो कंज्यूमर्स विलिंग पर डिपेंड है कि हमारी इच्छा क्या है, हम किन किन को खरीदना चाहते हैं। अब किन किन चीज़ों को खरीदना चाहते हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हम किन किन चीज़ों को खरीदेंगे? अरे हम उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे जिससे हम फुल्ली सेटिस्फाई हो। किससे हो? फुल्ली सेटिस्फाई हो। मान लीजिए आपसे कहा गया कि जाइए आप मार्केट से एक मोबाइल ले आइए, ठीक। आप गए मार्केट से मोबाइल लेने। अब मार्केट का जो मोबाइल है वो आपने परचेज तो कर लिया, लेकिन पता लगा कि वो बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, उसका कैमरा अच्छा नहीं है, उसका ठीक कैमरा अच्छा नहीं है, तो मान लो दूसरा सेकेंडरी कैमरे, रियर कैमरे की बात करते हैं। लेकिन आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? तो सेल्फी कैमरा। अगर आप अपनी फर्स्ट क्लास सेल्फी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक, अगर अपनी फर्स्ट क्लास सेल्फी नहीं, ऐसे बड़ी स्टाइल से करते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो अगर वो सेल्फी नहीं आ रही है, अच्छे से नहीं आ रही है, तो क्या आप उस कैमरे को परचेज करना उस मोबाइल को परचेज करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं परचेज करना चाहेंगे,
ठीक है, तो वही एक बात यहां निकल के आती है कि कंज्यूमर्स विलिंग किस पर डिपेंड है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अर्थात ऐसा गुड्स जो हमारी विलिंग्स को फुल्ली सेटिस्फाई कर दे, वही उसी डिफरेंट गुड्स को हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे और उसी पर अपने इनकम को एक्सपेंड करने का काम करेंगे। तो बात समझ आ गई। तो कंज्यूमर जो चॉइस है, अर्थात कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो पहले किसके अकॉर्डिंग डिपेंड होता है, वो किस पर डिपेंड होता है, वो कंज्यूमर चॉइस पर डिपेंड होता है। और कंज्यूमर चॉइस किस पर है, इनकम टू एक्सपेंड पर। तो पहले हम इसको ना समझ के हम इसको समझते हैं, हम किस पर खर्च करना चाहेंगे भाई, हम उसी को तो खर्च करना चाहेंगे जो हमारी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर दे। ठीक, ऐसा गुड्स जो हमारी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर दे, उसी को हम खरीदना चाहेंगे। जैसे आज जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं वो हमारी मैक्सिमम विलिंग को देख रही हैं, वो किस पर रिसर्च कर रही हैं कि हम एक साथ एक मोबाइल फोन में क्या क्या चाहते हैं। ठीक, हम चाहते फर्स्ट क्लास बैकअप हो उसका, ठीक, क्योंकि हमें हमेशा नेट चलाना है। भाई जियो आ गया है, नेट मिल रहा है, आराम से लोग नेट पैक का आनंद उठा रहे हैं। आपको वीडियो कॉलिंग करनी है, आप कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, और अब तो ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू हो गई। जूम ऐप किस पे बढ़िया चल रहा है, गूगल मीट किस पे बढ़िया चल रहा है। ठीक, ये भी चीज़ हमको देखनी है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया उसमें हो पा रही है। ठीक है, उसमें सिम कितने लग पा रहे हैं। ठीक, साथ साथ उसकी बैटरी बैकअप क्या है, कैमरे का सेंसर क्या है। ठीक है, वो किस प्रकार के एंड्रॉयड वर्जन पर बना हुआ है। और तो और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि हम चाहते हैं सब कुछ मिल जाए लेकिन पैसा बहुत कम लगे। ठीक है, तो उसी पैसे तो यही कंपनियां क्या कर रही हैं कि प्रयास वो कर रही हैं कि कम पैसे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे दी जाए। तो वही तो बात आई ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अर्थात हम उसी चीज़ को परचेज करना चाहेंगे जिसमें सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज़्यादा हो, और तब उस पर हम क्या करेंगे, इनकम टू एक्सपेंड, तब अपने इनकम को उस पर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कंज्यूमर्स बिहेवियर सबसे पहले किस पर, कंज्यूमर चॉइस पर। कंज्यूमर चॉइस डिपेंड ऑन टू डिफरेंट गुड्स, और डिफरेंट गुड्स भी किस पर बेसिस है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और तब हम क्या करेंगे, इनकम टू एक्सपेंड करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर। ठीक, कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कंज्यूमर्स बिहेवियर with two types of approaches. By the two types of approaches, we discuss the consumer's behavior in this chapter on the two type of approaches. ठीक, मतलब जो टू टाइप्स ऑफ अप्रोच है कंज्यूमर बिहेवियर को जिस चैप्टर में आपको एनालिसिस कराया जाएगा वो किसके आधार पर, टू अप्रोच के आधार पर। तो दो ऐसे अप्रोच का मतलब होता है तरीका या मेथड टू स्टडी। ठीक है, यहाँ हम स्टडी के संदर्भ में क्या जानेंगे, मेथड टू स्टडी। वैसे अप्रोच का मतलब होता है पहुंचने का वहां पर माध्यम। ठीक, तो कैसे हम समझ सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, तो बाय द टू अप्रोच। तो वो अप्रोच क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और दूसरी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो बाय द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वी डिस्कस इन दिस चैप्टर अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर, चलिए अब इसमें एक चीज निकल के आती है कि कार्डिनल यूटिलिटी, एक वर्ड आया क्या, एक वर्ड आया है यूटिलिटी। क्या है यूटिलिटी, तो व्हाट इज यूटिलिटी, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि यूटिलिटी है क्या। तो इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। याद रखिएगा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखे हैं, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। हाँ, लेकिन एक चीज, इसको जानने से पहले एक चीज यहाँ छूटी है, ध्यान रखिएगा। ये जब हम बता रहे थे आपको कि कंज्यूमर्स बिलिंग अर्थात कंज्यूमर्स का चॉइस जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विद मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करेगा, तो एक महत्वपूर्ण चीज, एक क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसी संदर्भ में पहले देख लेते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो उसमें दो चीजें निकल के आई, लाइक और दूसरा अफोर्ड टू पे। ठीक, कि हम किसे पसंद करते हैं और हमारी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, हम लहर खाएंगे, हम लहर की नमकीन खाएंगे, लहर का चिप्स खाएंगे, या अंकल चिप्स खाएंगे, या फिर कुकीज खाएंगे। ठीक है, ये हमारी लाइफ की प्रेफरेंस। ठीक, अब हमको मीठा भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए। हम ऐसा प्रयास करेंगे हमें एक ऐसा बिस्किट मिल जाए जिसमें मीठा और नमकीन दोनों हो, दोनों का स्वाद मिल जाए और 10 रुपये खर्च हो। तो क्या हो गए, वो हमारी प्रेफरेंस हो गई। ठीक, तो हमारा कॉम्बिनेशन बेस्ट क्या बना, हमारी जो चॉइस थी, हमारी जो विलिंग थी, उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई किसने किया, एक ऐसा बिस्किट जिसमें स्वीट भी हो साल्ट भी हो। ठीक, चलिए अब अफोर्ड टू पे। अब ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पता लगा ऐसा बिस्किट मार्केट में हम गए 10 रुपये में नहीं मिला। ठीक,
ऐसा मार्केट गए, ऐसे हम गए मार्केट में, हालांकि मतलब फैक्ट नहीं है, एक एग्जांपल भी तो बताया जा रहा है कि आप मार्केट में गए और इस बिस्किट की कीमत ज़्यादा थी, आप ये जान लीजिए इस बिस्किट की कीमत ज़्यादा थी, तो क्या आप एफर्ट टू पे कर पाएंगे? आप उसको पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो एफर्ट टू पे के लिए क्या जरूरी है कि प्राइस ऑफ गुड, उस सामान की कीमत, ये भी ध्यान रखना है, और फिर इनकम, आपकी इनकम कितनी है, वस्तु की कीमत कितनी है। जब आपकी इनकम वस्तु की कीमत के बराबर होगी या आपकी इनकम वस्तु की कीमत से ज़्यादा होगी, तब आप उसको पे करेंगे, तभी आपके अंदर अफोर्डेबिलिटी होगी फॉर पेइंग की। ठीक है, जब तक आपकी इनकम प्राइस ऑफ गुड के बराबर या उससे ज़्यादा ना हो, आप कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर अफोर्ड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कर्ज लेना पड़ेगा, आप डेप्टर्स हो जाएंगे। ठीक, और तब उस अनुसार अपने प्रेफरेंस को आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सेटिस्फैक्शन किस पर डिपेंड होता है? वो आपके प्राइस ऑफ गुड्स और इनकम और साथ साथ लाइक पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो सिंपल तरीके से आप समझ लीजिएगा मार्केट में जाकर कि आप 100 रुपये लेकर गए, 100 रुपये में आप अपनी सारी सेटिस्फेक्शन की नीड खाने वाली खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका प्रेफरेंस होते हुए भी उस चीज़ को आप खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन आपके पास पैसा इतना है कि आप, और वस्तु कीमत भी आपके पैसे के हिसाब से सही है, तो आपका जो प्रेफरेंस होगा आप उसको पे कर लोगे, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हाँ, अब वहां पे आ जाते हैं फिर से पुराने टॉपिक पर। यूटिलिटी किसके संदर्भ में? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के संदर्भ में। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के संदर्भ में देखिए, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। ये क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होती है। ये क्या होती है? वांट सेटिस्फाई, अर्थात हमारी इच्छा को फुलफिल करने वाली होती है। ठीक, अब इसमें कैसे? अब ये कैपेसिटी, यहां देखो हमने वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, हमारी जो वांट है, जो इच्छाएं, जो विलिंग्स है, उसको फुल्ली सेटिस्फाई करने की क्षमता ही क्या है? यूटिलिटी है। ठीक है, अर्थात किसी भी वस्तु का वह गुण, वह क्षमता जो हमारी इच्छाओं को फुलफिल कर दे, वही क्या है? यूटिलिटी है। ठीक, जैसे ये चौक है। ठीक, ये चौक की कैपेसिटी क्या है? टू कंप्लीटली राइट ऑन द बोर्ड विदाउट एनी डिस्टर्ब, बिना किसी डिस्टर्ब के कंप्लीटली ये बोर्ड पर लिख डाले, वो क्या इसकी यूटिलिटी है। समझ, वो क्या है? इसकी यूटिलिटी है। लेकिन अगर हम लिखते लिखते ये बीच में टूट जाए, बार बार टूटती रहे, ब्रेक होती रहे, तो इसके मतलब ये इस बोर्ड पर लिखने के लिए कैपेबल नहीं है, अर्थात इसकी यूटिलिटी 0 है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये यूटिलिटी किस पर डिपेंड होती है। द मोर नीड ऑफ कम्युनिटी और द स्ट्रॉन्गर द डिजायर टू हैव इट। ठीक, अभी याद रखना, ये कैपेसिटी अधिक कब हो सकती है? जब जो नीड ऑफ कम्युनिटी और द स्ट्रॉन्गर द डिजायर टू हैव इट, जब आपके अंदर जितनी भी डिजायर है, होता क्या है कि जितनी अच्छी अच्छी चीजें आपको मार्केट में दिखती हैं, आपकी डिजायर बढ़ती जाती है। ठीक, आज आपने देखा इस प्रकार की व्हीकल आपको अच्छी लगी, मार्केट में और अच्छी आ गई, अब आपकी डिजायर बढ़ गई क्या? ये नहीं, ये तो पुरानी हो गई, अब नई वाली लेते हैं। फिर उसके बाद नई आ गई, फिर आपकी डिजायर और बढ़ गई, नहीं उससे बेटर तो वो है, अब उसको लेते हैं। तो क्या है? तो इसकी कैपेसिटी, किसी भी वस्तु की कैपेसिटी आपके अकॉर्डिंग क्या होती है? वो बढ़ती चली जाती है, आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। लेकिन जरूरत क्या होती है कि ये आपके कॉम्बिनेशन पर फिट बैठे। ठीक, यूटिलिटी है, वो आपकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को फुलफिल कर रही है, लेकिन जरूरत क्या है? आपके कॉम्बिनेशन की, आपके कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अफर टू पे अकॉर्डिंग टू इनकम, अफर टू पे अकॉर्डिंग टू इनकम। ठीक, अब इस यूटिलिटी की कैपेसिटी को आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां देखते हैं कि जो कैपेसिटी ठीक है बढ़ गई, हमारी डिजायर बढ़ती चली गई, तो ये वास्तव में सब्जेक्टिव होती है। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या होती है? वो सब्जेक्टिव होती है। इसका मतलब है कि इट डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन सेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, बट इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। होता क्या है? ये सब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है? सब्जेक्टिव मतलब व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट। हर चीज की जो यूटिलिटी होती है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? जैसे एक चौक, इसी चौक का हम एग्जांपल लेते हैं। इस चौक की यूटिलिटी एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा है, एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए इसकी यूटिलिटी शायद बहुत कम है। ठीक, अब एक टीचर मान लो मार्केट चला गया। अब मार्केट में क्या उस टीचर को, अब क्या स्कूल टाइम, देखो हम टाइम और प्लेस की बात कर रहे हैं, हमने ये कहा कि इट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। अब एक टीचर चला गया मार्केट,
स्कूल का समय हो गया खत्म, तो स्थान बदल गया और स्थान बदल गया और टाइम बदल गया। अब हम क्या इस चौक को ढूंढेंगे मार्केट में? नहीं, ये चौक हमें स्कूल में मिल जाएगा। स्कूल एक प्लेस है और स्कूल के टाइम में चौक मिल जाएगा, हम वहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब मार्केट में गए तो मार्केट में हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेना है, अपनी जरूरत। अब वहाँ हमारी यूटिलिटी बदल गई। अगर हम वेजिटेबल्स लेने चले गए तो हमारी यूटिलिटी अब क्या, हमारे लिए क्या मतलब कैसे यूटिलाइज क्या है, हमारे लिए क्या है, किस चीज़ की यूटिलिटी है? तो हमारे लिए उस समय यूटिलिटी किसकी है? वेजिटेबल्स की। और कैसी कि हमारे पे के अकॉर्डिंग, हमारी पे अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स मिल जाए। ठीक है, नहीं मिलती है तो हम एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई दूसरा सामान लेने, वेजिटेबल को छोड़ दीजिए, कोई दूसरा सामान लेने गए, वो एक दुकान पर नहीं मिला, हम दूसरे दुकान पर जाते। क्यों? क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। हमें अपने एफर्ट पे अकॉर्डिंग टू टाइम एंड द प्राइस ऑफ गुड अकॉर्डिंग टू इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग उसको चेक करना है। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब समझ में आ गया ना? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूटिलिटी क्या है? ये वांट सेटिस्फाइंग है, ये डिजायर के अकॉर्डिंग इसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी डिज़ायर पर, उसकी यूटिलिटी आपकी डिज़ायर पर डिपेंड करती है। और साथ साथ ये सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि पर्सन टू पर्सन, हर कम्युनिटी मतलब आप जो वस्तु है, ठीक है, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे उसी कम्युनिटी बोलते हैं। तो पर्सन टू पर्सन हर चीज़, हर कम्युनिटी की कीमत अलग अलग है। ठीक है, एक ही सामान की कीमत दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगी। जैसे मैंने कहा कि चौक की कीमत टीचर के लिए ज़्यादा और चौक की कीमत स्टूडेंट के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है। आप क्या करोगे? आप तो उठा के इसे खेलोगे ना उसको। आप क्या करोगे? आप चाकू उठा के खेलोगे, लेकिन टीचर खेलेगा थोड़े, टीचर से लिखने का काम, आपको पढ़ाने का काम करेगा। बात में आ गई? और ये समय और स्थान के साथ बदल जाती है। ये बात तो आपको हमने खुद मार्केट में जाके सब्जी खरीदने का एग्जाम्पल देके बता दिया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम कैसे करते हैं, अर्थात ये टॉपिक, इसी को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब ये है क्या, कैसे एनालिसिस में की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। इट एज्यूम्स दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। अर्थात जब हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है कि जो भी लेवल ऑफ यूटिलिटी है उसको हम एक नंबर्स में, अर्थात एक वैल्यू में डिफाइन कर सके। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? हमारी यूटिलिटी को किसी वैल्यू में डिफाइन करना। ठीक, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? कि हमारी यूटिलिटी को, अर्थात हमारी कमोडिटी की यूटिलिटी को नंबर्स में डिफाइन कर देना। जब हम अपनी यूटिलिटी, अपने कम्युनिटी की यूटिलिटी को, याद रखिएगा, जब हम अपनी कम्युनिटी की यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो क्या कहलाता है? कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, और इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, दो तरीके से एनालिसिस करते हैं। पहला तो टोटल यूटिलिटी से और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी से। तो टोटल यूटिलिटी को हम टेक्निकल टर्म में टीयू बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को एमयू के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? ये होती है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी। ये क्या होती है? टोटल यूटिलिटी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी होती है। ठीक है, और ये क्या है? इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। अब ये करती क्या है? इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डेराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ सम कम्युनिटी। ये आती कहाँ से? फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी कहाँ से आती है? टीयू कहाँ से आता है? तो ये आता है टोटल सेटिस्फैक्शन। और टोटल सेटिस्फैक्शन कहाँ से आएगा? डेराइव फ्रॉम कंज्यूमर्स गिवन अमाउंट ऑफ सम कम्युनिटी। जितने, जैसे मान लो किसी स्थान पर 10 किलो आलू है, 10 किलो आलू है, इस 10 किलोग्राम पोटैटो रखा हुआ है। ठीक, आपको 4 किलोग्राम पोटैटो चाहिए, तो आपकी टोटल कम्युनिटी क्या हो गई? 10 किलोग्राम। टोटल की कम्युनिटी क्या होगी? 10 किलोग्राम ऑफ पोटैटो। ठीक, अब आपको उसमें से कितना चाहिए? 4। तो अब 4 किलोग्राम पोटैटो ही आपकी क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन कम्युनिटी है। वो क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन कम्युनिटी है। तो वही कहा गया, ये क्या होती है? फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी, कि आपको 4 किलो चाहिए। आपको कितना चाहिए? 4 किलो चाहिए। 4 किलो ज़्यादा आप नहीं लेंगे, चाहे वो 10 किलो रखा हो, लेकिन वो 4 किलो आया किस में से? वो 10 किलो में से ही आया। अगर किसी के पास 10 kg है तो उसी में से वो आपको 4 किलो देकर आपको फुली सेटिस्फाई कर देगा। समझ आ गया? ये था टोटल यूटिलिटी। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में बहुत जगह आपको मार्जिनल वर्ड मिलेगा। तो मार्जिनल जहां आ गया, इसके मतलब ये चेंज हो रहा है। मार्जिनल का मतलब हो गया, तो क्या हो गया? चेंज। मार्जिनल का मतलब वहां क्या हो जाएगा? आपकी इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाएगा।
तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी। याद रखिएगा, कब चेंज होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, किसी भी कम्युनिटी की यूटिलिटी कब चेंज हो रही है? जब आप एक वस्तु के साथ कोई एडिशनल, कोई दूसरी चीज यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि आप चॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पहले क्या थे, आप केवल चॉक पर डिपेंड थे, लेकिन जब मार्कर आपके हाथ में आ गया, ठीक, और आपके पास दो प्रकार का बोर्ड है, चाक वाला बोर्ड भी है, मार्कर वाला बोर्ड भी है, ठीक। तो ऐसे में अब चाक की यूटिलिटी कम होगी। क्यों? आप किस पर डिपेंड हो जाएंगे? मार्कर पर। क्यों? वो आपके हाथों को गंदा नहीं करेगा, डस्टर में डस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगी, चॉक की जो यूटिलिटी थी वो घटी। किसकी बढ़ गई? बढ़ गई किसकी? मार्कर की। क्यों? क्योंकि मार्कर आपका एक एडिशनल राइटिंग, क्या हो गया, राइटिंग थिंग्स होगी, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा वो, ठीक है। वो आपका एक अलग से, आपको एक कह सकते हैं एक काम मिल गया, ठीक है। आपको एक ऐसा कैसा काम मिला कि आप अब चॉक से नहीं लिखेंगे, अब मार्कर से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मार्कर आपका एक एलाइड टूल्स हो गया। तो टीचर के लिए चॉक और मार्कर दोनों टूल्स हैं, लेकिन अगर चॉक आ गया और उसके बाद मार्कर भी है तो टीचर प्रयास करेगा अब मार्कर से लिखा जाए, तो चॉक की यूटिलिटी घटी। तो चेंज ऑफ यूटिलिटी ऑफ चॉक, जान लीजिए, चेंज द यूटिलिटी ऑफ चॉक एंड कन्वर्ट इनटू द एडिशनल थिंग्स विच नेम इज मार्कर। तो वो किसमें चेंज होकर चली गई? मार्कर में। समझ गए? अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे मान लो 4 बनानाज है। कितना है? 4 बनाना है, ठीक। और 4 बनाना की यूटिलिटी हम मान लेते हैं आपकी बुक में दी गई 28 यूनिट्स। कितनी दी गई है? 28 यूनिट्स दी गई है। 4 बनाना कितनी यूनिट्स को सेटिस्फाई कर रहा है? 28 यूनिट्स को, ठीक। अब 5 बनाना, ठीक, ये बढ़ गया, 4 से चेंज क्या हो गया? +1, 1 बढ़ गया, तो अब ये क्या हो गया? 2 बढ़ गया, 30 यूनिट्स हो गया, ठीक है। जैसे आपने पुरानी यूनिट को, तो जैसे आपने पहले की यूनिट को चेंज किया, इसकी 4 बनाना की यूटिलिटी को जैसे आपने चेंज किया, 5 बनाना के रूप में कन्वर्ट कर दिया, तुरंत उसकी सेटिस्फैक्शन यूनिट 28 से कहां पहुंच गई? 30 पहुंच गई जी, ठीक। तो अब कितने का डिफरेंस आया? 2 यूनिट्स का डिफरेंस आया। कितने डिफरेंस आया? 2 यूनिट्स का डिफरेंस आया। अब इस 2 यूनिट्स के डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं? फार्मूले के अकॉर्डिंग, M5, वो क्या हो गया? M5, अर्थात मार्जिनल जो फाइनल यूटिलिटी क्या थी? M5 कैसे निकला? ये कैसे निकला? ये निकला कैसे? टोटल यूटिलिटी कितनी थी आपकी? आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी? जल्दी बताइए। अभी तो आपको पता है ना कि टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी थी भाई? TU4 थी ना, TU4 थी। तो टोटल यूटिलिटी TU5 से माइनस TU4, यही कर देंगे। तो M5 इक्वल टू, ये TU5 कितना था? TU5 30 और TU4 कितना था? 28 इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। तो M5 इक्वल टू क्या निकल गया? 2 यूनिट्स निकल के आ गया, ठीक है। याद रखिएगा। तो किसने बन गई? ये टोटल यूटिलिटी बन गई। क्लियर? फिर से ध्यान समझते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया गया। मार्जिनल यूटिलिटी में एक एग्जांपल लिया गया कि 4 बनानाज 28 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन लेवल शो करता है। 28 यूनिट्स का मतलब ये मान लो कि उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो 28% को मान लो सेटिस्फाई कर दे रहा है। मान लो 4 बनाना ऐसा है, तो जो 4 बनाना खा रहा है वो आपको 28 यूनिट्स प्रोटीन मान लो दे रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, मान लो 4 बनाना 28 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। अब आपको और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो आपने क्या किया? 1 यूनिट बढ़ा ली, 5 बनाना कर लिया। उसने क्या किया? आपकी 2 यूनिट कार्बोहाइड्रेट की क्षमता और बढ़ा दी, बढ़ गया ना। तो आपका जो टोटल यूटिलिटी कितनी थी? वो 28। उसके बाद अगली चेंज कितनी हुई? 30 हुई। तो दोनों को का डिफरेंस निकाला गया, तो उसको मार्जिनल कहा गया। क्योंकि 5वें बनाना पर ये चेंज आया था, इसलिए यहाँ M5 लिखा गया, ठीक। और इन दोनों को किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया गया? टोटल यूनिट के रूप में। तो टोटल यूटिलिटी 5 अर्थात 30, टोटल यूटिलिटी 4 अर्थात 28, दोनों को माइनस कर दिया गया, तो 2 यूनिट्स निकल आया, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के द्वारा हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझने का प्रयास किया। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या थी? ये हमारे लेवल ऑफ यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करने का तरीका था। जैसे हम नॉर्मली कह सकते थे कि 4 बनाना की अपेक्षा 5 बनाना ने हमें ज़्यादा सेटिस्फाई किया,
ठीक। लेकिन जब हमने उसकी क्वांटिटी में बता दिया कि इसमें 28 यूनिट कार्बोहाइड्रेट था और 5 बनाने में 30 यूनिट कार्बोहाइड्रेट मिल गया और उसमें दोनों का अंतर 2 कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा आ गया, 2 यूनिट एक्स्ट्रा आ गया, तो हमें पता चल गया हमें एक्चुअल वैल्यू 2 अर्थात 2 मोर यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ। अगर हम नॉर्मली कह देते कि उससे अच्छा वो था, 4 से अच्छा 5 बनाना खाना था, तो शायद उसकी सही एक्सप्रेसिंग वैल्यू इकोनॉमिक्स में निकल के ना आती। तो इसीलिए इसको नंबरिंग में एक्सप्रेस कर दिया गया। इसीलिए वहां लिखा भी गया है कि इट एज्यूम्स दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक बच्चों, समझ में आ गया होगा? ठीक, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर मान लो कहीं कोई कंफ्यूजन है, देखो क्लास है, हम है, आप है, ठीक, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमको लग रहा हो कि सब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक, और सारे बच्चे एक साथ समझ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कहीं कोई चीज़ इन चीज़ों में नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित रूप से आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो और उस क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो और हाँ, एक चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको सारे वीडियो लेक्चर टाइम टू टाइम अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से अवेलेबल होते रहें। और निश्चित रूप से हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम का, ठीक, आपके 11th हो चाहे 12th हो, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपका अधूरा रह जाए। सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे किए जाएंगे और आपको लगेगा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं रहे हैं, आप एक अच्छे इकोनॉमिक के जानकार हो गए। और वास्तव में सब्जेक्ट की डीपनेस लोगों के अंदर आनी चाहिए। जब तक आप अंदर सब्जेक्ट की डीपनेस नहीं आएगी तब तक सब्जेक्ट के पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट इतना बेहतरीन ढंग से हम सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है। ओके क्लास, थैंक यू।